हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग। कि सहकारी खेती क्या है, इसके घटक इसमें हम लेंगे। सहकारी खेती का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग और सहकारी कृषि के लाभ क्या हैं, एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। इससे पहले ये बताऊं कि हमने भूमि सुधार लिया था, तो भूमि सुधारों में एक ये पार्ट है कि भूमि सुधार के अंतर्गत सरकार ने सहकारी खेती को अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि देश में जोत का जो आकार था वो बहुत छोटा था, जिसके कारण से फसल जो है उसमें लागत अधिक आ रही थी और बचत कम हो पाती थी। इसके लिए सरकार ने एक तरीका सहकारी खेती का अपनाया, जिसमें तो आज हम लेंगे कि सहकारी खेती का अर्थ क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार की होती है और इसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती का अर्थ। सहकारी खेती का मतलब क्या है? कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार सहकारी खेती में भूमि के स्वामित्व का अधिकार व्यक्तिगत किसान के पास रहता है, परंतु खेती की क्रिया संयुक्त रूप से संपन्न होती है। मतलब कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने कहा कि सहकारी खेती का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार जो है सबकी भूमि को ले लेगी। भूमि पर स्वामित्व जो है उस व्यक्ति का ही रहेगा, मतलब जिस व्यक्ति की भूमि है उसी का स्वामित्व रहेगा, लेकिन बहुत सारे किसान जो हैं वो मिलकर संयुक्त रूप से खेती का कार्य करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यदि वो छोटी छोटी जोत हैं तो उनको मिलाकर एक बड़ा खेत बनेगा, जोत का आकार बड़ा हो जाएगा, जहां पर वो यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लागत कम होगी और बचत अधिक होगी। तो ये हुआ इसका अर्थ। यदि आता है सहकारी खेती का अर्थ क्या है, तो सहकारी खेती का मतलब है कि इसमें भूमि का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत किसान के पास रहता है, लेकिन खेती की क्रिया जो है वो संयुक्त रूप से संपन्न की जाती है। या फिर हम कह सकते हैं सहकारी खेती से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत किसान द्वारा अपनी भूमि पर स्वामित्व रखते हुए भूमि का कुछ या सभी कृषि कार्य संयुक्त रूप से किए जाते हैं। मतलब आपसी सहमति से या तो वो कर सकते हैं कि कुछ कार्य जो है वो संयुक्त रूप से करें और कुछ व्यक्ति अलग अलग करें, क्योंकि भूमि पर स्वामित्व जो है वो सबका अलग अलग है। तो ये हो सकता है कि वो आपसी सहमति से कुछ कार्य तो संयुक्त रूप से करें जहां पर यंत्रों का प्रयोग होता है, और कुछ कार्य वो अलग अलग करें। तो ये जो सहकारी कृषि क्यों अपनाई गई, इसका उद्देश्य मुख्य ये था क्योंकि भारत में जोत जो है, जोत का मतलब खेत का जो आकार था, उनका बहुत ज्यादा उप विभाजन और विखंडन हो गया था, जिसके कारण जोत का आकार अनार्थिक हो गया था, मतलब वो खेती के लिए उपयुक्त आकार नहीं था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सहकारी कृषि को अपनाया गया। तो इसमें दो चीजें आ गई कि सहकारी खेती का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों सहकारी खेती या सहकारी कृषि को सरकार ने अपनाया। तो भारत में जोत का जो उप विभाजन और विखंडन जो था, उसकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सहकारी कृषि को अपनाया था। अब आते हैं कि सहकारी खेती कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो सहकारी खेती जो है मुख्य रूप से हमने चार भागों में बांटी है। एक है सहकारी संयुक्त खेती, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग हो सकती है। सहकारी काश्तकारी खेती हो सकती है, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग हो सकती है। सहकारी सामूहिक खेती हो सकती है, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। और सहकारी उन्नत खेती या कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। ठीक है, तो चार तरह की मुख्य रूप से हम खेती को लेंगे: संयुक्त खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती और उन्नत खेती। अब इनको हम अलग अलग देखते हैं कि सहकारी संयुक्त खेती, तो अब इसको लेते हैं कि सहकारी संयुक्त खेती क्या होती है। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग हम किसको कहते हैं? तो इसके अंतर्गत संयुक्त रूप से कृषि करने के लिए भूमि को एकत्र किया जाता है, मतलब संयुक्त रूप से क्योंकि जोत का आकार छोटा है। सहकारी खेती का उद्देश्य यह था कि किस तरह से जो कृषि में उप विभाजन और विखंडन हुआ है उसको दूर किया जा सके। तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने सहकारी खेती अपनाई। तो सहकारी खेती में से एक है सहकारी संयुक्त खेती। तो सहकारी खेती में क्या करते हैं कि संयुक्त रूप से कृषि कार्य के लिए भूमि को एकत्र करते हैं, मतलब बहुत सारे किसान जो है वो मिलकर खेती को या कृषि को एकत्रित करते हैं। फिर खेती का प्रबंध करने के लिए, जब कृषि के लिए भूमि को एकत्र कर दिया, तो उस भूमि पर खेती करने के लिए एक समिति बनाते हैं, जिसमें वो एक वैतनिक प्रबंधक नियुक्त करते हैं, मतलब एक
मैनेजर नियुक्त करते हैं जिसको वेतन दिया जाता है, मतलब वो सारा उसका मैनेजमेंट करता है कि किस प्रकार से खेती पर क्या बुआई करनी है, कब जुताई करनी है, कब सिंचाई करनी है, कौन से कीटनाशक डालने हैं। तो ये सारे कार्य जो एक समिति जो है बनाई जाती है वो देखती है, उसमें भी एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है जो इसका कार्य करता है। संयुक्त खेती के अंतर्गत स्वामित्व व्यक्तिगत रहता है तथा वर्ष के अंत में प्रत्येक सदस्य को उसकी भूमि के मूल्य के अनुपात में लाभांश दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त खेती में क्या है, क्योंकि व्यक्ति का जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, जो भी किसान इसमें शामिल है, उनका व्यक्तिगत स्वामित्व उन पर रहता है। इसलिए जब खेती हो जाती है, फसल संपन्न हो जाती है, उत्पादन हो जाता है, उसके बाद में प्रत्येक सदस्य को जितनी भूमि है उसके अनुपात में उसको लाभ का हिस्सा दिया जाता है। इस खेती के अंतर्गत जो समिति बनाई जाती है वह फसल उत्पादन की योजनाएं तैयार करती है, कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं का संयुक्त रूप से खरीद करती है और अन्य कार्य इसमें किए जाते हैं। इसके साथ ही ये क्या करती है कि जो भी कृषि उपज हुई, मतलब जितना भी फसल का उत्पादन हुआ, उसका संयुक्त रूप से विक्रय किया जाता है, भूमि सुधार हेतु ऋण प्राप्त किए जाते हैं, कृषि की लागत को पूर्ण करने के लिए एक सम्मिलित कोष बनाया जाता है जिसमें से उसके सारे खर्चे जो हैं वो पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सहकारी संयुक्त खेती कि इसमें विभिन्न जो किसान हैं संयुक्त रूप से भूमि को एकत्र करते हैं, फिर एक समिति बनाते हैं, उस समिति में एक प्रबंधक या मैनेजर नियुक्त किया जाता है और वो मैनेजर ये देखता है कि उसका कार्य क्या है कि कौन सी फसल का उत्पादन करना है, उसकी योजना तैयार करता है। कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको खरीदा जाता है, फिर कृषि में जब उपज हो गई तो उसको बिक्री के लिए बिक्री की जाती है, उसमें भूमि सुधार हेतु ऋण लेते हैं। तो ऐसे ये सारे कार्य जो है समिति या उसका प्रबंधक करता है। और जब अंत में जो उपज जो है जब उसको बिक्री हो जाती है तो प्रत्येक सदस्य को उसकी भूमि के मूल्य के अनुपात में या कहें कि भूमि के अनुपात में उसको लाभांश दे दिया जाता है। तो ये सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी संयुक्त खेती हो गई। अब आता है सहकारी काश्तकारी खेती, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत कृषि का स्वामित्व समिति का सामूहिक होता है, परंतु कृषि कार्य प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। सहकारी संयुक्त खेती में क्या था, विभिन्न किसान जो है वो खेती के लिए भूमि को एकत्र करते हैं और संयुक्त रूप से कृषि के कार्य को संपन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, और सबका स्वामित्व जो था भूमि पर अलग अलग था, परंतु इसमें क्या होगा, कृषि के अंतर्गत स्वामित्व जो है एक समिति बना ली, उसका सामूहिक स्वामित्व होगा, परंतु कृषि से संबंधित कार्य जो है वो प्रत्येक सदस्य अलग अलग करेगा। समिति सरकार से या किसी बड़े जमींदार से भूमि लगान पर ले लेती है और फिर उसके छोटे छोटे भाग करके जोत के रूप में बनाकर इन्हें समिति के सदस्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अब आता है कि यदि सहकारी संयुक्त खेती और सहकारी काश्तकारी खेती में क्या अंतर है। तो सहकारी संयुक्त खेती में तो क्या होता है, जितने भी किसान होते हैं वो भूमि को संयुक्त रूप से एकत्र करते हैं, परंतु भूमि पर स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, मतलब जिस किसान की भूमि है उसी का उस पर अधिकार रहता है और सब संयुक्त रूप से कृषि के सारे कार्य या कुछ कार्य सम्मिलित रूप से करते हैं। लेकिन काश्तकारी खेती में क्या है कि एक समिति बनाई जाती है, वो समिति क्या करेगी, सरकार से या किसी बड़े जमींदार से भूमि लगान पर ले लेती है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जोत को जितने भी समिति के सदस्य, यदि 50 सदस्य हैं तो उन 50 में बांट दिया जाता है। वो सदस्य जो है प्रत्येक टुकड़े पर जो जो उसे जमीन का भूमि का टुकड़ा मिला है उस पर अलग अलग खेती करते हैं। जब तो उसको आवश्यकता अनुसार समिति का काम क्या है, एक तो सबसे पहले जमीन लेना जमींदार या सरकार से, उसको जितने उसके समिति के सदस्य हैं उनमें छोटे छोटे भागों में बांट देना, फिर प्रत्येक समिति के सदस्य को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण देना, बीज खाद कृषि औजार देना और उपज को मंडी में बेचने का दायित्व जो है वो समिति पर होता है। काश्तकार जो क्या करता है, जितना लगान निर्धारित है वो समिति को दे देता है। तो ये काम हुआ इसमें सहकारी काश्तकारी खेती में कि भूमि को समिति का काम क्या है कि पहले भूमि को खरीदना, फिर उसके बाद उनको समिति सदस्यों में बांटना, फिर समिति सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण बीज खाद औजार और उपज को मंडी तक बेचना। काश्तकार का उद्देश्य, काश्तकार का कार्य क्या है, काश्तकार जो है जितनी उपज होती है उसमें से जितना भी लगान निर्धारित होता है वो समिति को दे देता है। अब आती है सहकारी सामूहिक खेती, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग।
इस प्रणाली के अंतर्गत सभी धारक अपनी भूमि, उपकरण तथा अन्य स्थित संपत्ति सहकारी समिति को सौंप देते हैं। जितने भी समिति के सदस्य होते हैं अपनी भूमि, उसके उपकरण और सारी चीजें जो है समिति को, सहकारी समिति को सौंप देते हैं। सभी किसानों द्वारा संयुक्त रूप से एक परिषद निर्वाचित की जाती है जो कृषि कार्य का नियंत्रण और निरीक्षण करती है। समिति के सदस्यों को उनकी सेवाओं के बदले मजदूरी, वेतन, लाभ आदि दिया जाता है। ये खेती जो है बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए इसे राज्य खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो सहकारी सामूहिक खेती में क्या करेंगे कि जितने भी समिति, इसमें एक परिषद निर्वाचित की जाती है जिसके जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी भूमि, अपने उपकरण और अन्य जो संपत्ति है वो सहकारी समिति को सौंप देते हैं और संयुक्त रूप से वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो बाद में जब उपज हो जाती है तो प्रत्येक सदस्य को, जो सदस्य जो कार्य करता है, जो श्रम करता है उसको मजदूरी दी जाती है, जो प्रबंधन का कार्य करता है उनको वेतन दिया जाता है, जो पूंजी लगाते हैं उनको लाभ दिया जाता है। तो इस तरह से इन सब में बांट दिया जाता है। और ये खेती क्योंकि बड़े पैमाने पर की जाती है इसलिए इसे राज्य खेती भी कहते हैं। अब है सहकारी उन्नत खेती। इस प्रकार की कृषि में भूमि को एकत्र नहीं किया जाता बल्कि भूस्वामी का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रबंधन रहता है। विभिन्न भूस्वामी केवल उन्नत कार्य कृषि के लिए सहकारी समिति बनाते हैं। यह समिति सदस्य किसानों को कृषि की उन्नति के लिए उन्नत बीज, खाद, औजार, उपकरण, सिंचाई, उपज संग्रह आदि की सुविधाएं प्रदान करती है। मतलब सहकारी उन्नत खेती में किसान जो है वो कोई भूमि को एकत्र नहीं करते, ना उपकरण एकत्र करते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करते, मतलब वो अलग अलग खेती करते हैं। सब अपना व्यक्तिगत भूमि के स्वामित्व होता है, उनका प्रबंधन होता है। वो केवल उन्नत खेती के लिए, मतलब किस प्रकार से उन्नत खेती के लिए खाद, बीज, औजार, उपकरण, सिंचाई और उपज के संग्रह आदि की जितनी भी सुविधाएं हैं वो समिति से प्राप्त करते हैं और इसके बदले में वो उनको जो सुविधा उनको मिलती है उसके बदले में उनको लागत देनी पड़ती है और अंत में प्रत्येक सदस्य को कुल लाभ का एक भाग लाभांश के रूप में दे दिया जाता है। ये हो गए खेती के प्रकार। तो 4 तरह की खेती अपन ने ले ली। अब है सहकारी कृषि के लाभ कि ये जो सरकार ने सुधार किया, भूमि सुधार सहकारी कृषि के रूप में, तो इसके लाभ क्या है, किसानों को इससे क्या लाभ हुआ। सहकारी खेती से बहुत सारे लाभ हुए, जिसमें से एक तो सबसे पहला था कि जोत के आकार में वृद्धि हुई। जोत के आकार में वृद्धि से क्या मतलब फायदा हुआ, क्योंकि जितनी भी प्रगतिशील खेती है, जितना भी उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, यंत्रों का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए एक उचित आकार जोत के आकार का होना चाहिए और इसके कारण सहकारी खेती के कारण प्रगतिशील खेत के लिए जोत का आकार पर्याप्त हो पाया। मतलब सहकारी खेती में सरकार ने क्या किया, विभिन्न किसानों से भूमि को एकत्र किया और जिसकी सहायता से प्रगतिशील खेती जो है वो संपन्न हो पाई। इससे जब जोत का आकार बड़ा हो गया तो बड़े पैमाने की कृषि करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं वो सहकारी कृषि से प्राप्त हो गए। फिर आर्थिक सुरक्षा, इसका मतलब क्या है कि जब कई बार भारत में चूंकि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है तो कई बार अकाल पड़ जाता है, कभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, तो कई बीमारियां फैल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्तिगत रूप से किसान खेती करता है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। परंतु सहकारी खेती पद्धति से इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे किसान मिलकर खेती कर रहे हैं, तो जिससे जो भी नुकसान होगा, यदि फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो सारा जो भी जोखिम है वो व्यक्तिगत जोखिम न होकर सामूहिक जोखिम हो जाता है। मतलब एक किसान को सारा उसका जोखिम न उठाना नहीं पड़ता, बल्कि ये सारा जोखिम जो है विभिन्न किसानों में बढ़ जाता है। इसकी सहायता से क्या हुआ, सहकारी कृषि से किसानों की लागत कम आई और उनकी आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि होने के कारण उनकी जो गरीबी, भारतीय किसानों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी वो अच्छी हो पाई। किसानों की आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया और जीवन स्तर में सुधार आने से उनका स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में सुधार हुआ, जिससे उनको और उनकी आय में वृद्धि हुई। सहकारी खेती से संपूर्ण समाज को भी लाभ हुआ, क्योंकि इससे जो किसान थे जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसमें सामाजिक भावना, मतलब मेल मिलाप की भावना बढ़ी और मिलकर जो काम करने की जो भावना थी वो उनमें बढ़ी, जिसके कारण से
जो किसान थे वो उनके बीच में संबंध स्थापित हुआ अच्छा, और वो संकट के समय एक दूसरे की मदद करने लगे। तो इस तरह से सहकारी कृषि से किसानों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए, समाज को लाभ हुआ और इससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है वो गांवों का देश है और इसकी लगभग आधी जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। तो कृषि में जैसे जैसे सुधार हुआ वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिली। तो ये हुआ हमारा टॉपिक सहकारी कृषि का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके कौन कौन से प्रकार के हैं, सहकारी कृषि के प्रकार लिए हमने और फिर हमने लिया सहकारी कृषि के लाभ। थैंक यू।